Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 के हम की पॉइंट्स को देखेंगे और इसके एक्सरसाइज में MCQs को हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आप लोग इसको रीड करिएगा खुद आप, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर जो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ और इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। आप लोगों ने इसको रीड करना है, जैसे जैसे आप रीड करते चले जाएंगे आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आती चली जाएगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप लोगों को हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए मैं डायरेक्ट MCQs पर आता हूँ। आपने यहाँ पे MCQs को ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ये बायोलॉजी के MCQs इस चैप्टर के इस तरह के MCQs हैं कि यहाँ पर आपका ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपका काम आएगा आपकी लर्निंग। आपने चैप्टर को याद किस तरह से किया है। अगर आपको एक ऑर्गेनाली का फंक्शन आता है तो डायरेक्ट उसका फंक्शन आप लोगों ने टिक करना है। यहाँ पे किस तरह के सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा इसका ये हो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिंपल लाइन है और वो लाइन जो है जब हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वो लाइन जैसे ही आप पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को चैप्टर आता है आपके जहन में फ़ौरन से उसका आंसर क्लिक हो जाएगा। जब वो आंसर क्लिक हो जाएगा तो आपने उसी आंसर को ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स आए हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। MCQ नंबर 1 में क्या कहता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स देखें, बगैर MCQ ऑप्शंस को देखें आप सोचें कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनाली के फंक्शन में हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन से आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनाली है जिसका काम क्या है, जिसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और उस तोड़ के उससे एनर्जी निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस भी नहीं है, राइबोसोम्स भी नहीं है। न्यूक्लियस का देखिए, न्यूक्लियस तो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। जबकि गोल्गी अपरेटस भी नहीं है, वो क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सेकंड देखें, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। अब स्टूडेंट्स देखें SER, अगर यहाँ पे बात होती है स्टूडेंट्स RER के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता प्रोटीन्स। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात नहीं और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने 4 फंक्शंस को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को उनके 4 फंक्शंस याद हैं तो वहाँ पे हमने देखा था लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड के मुतालिक केमिकल रिएक्शंस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्राइमरीली किस में इन्वॉल्व है, लिपिड सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको MCQ नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आए MCQ नंबर 3 को देखते हैं। वो कहते हैं राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। अब राइबोसोम्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, हमें पता है कि राइबोसोम्स जो हैं वो जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं उसमें 50% प्रोटीन्स होता है और 50% राइबोसोमल RNA होता है। क्या होता है, राइबोसोमल RNA। अब यहाँ पे देखते हैं RNA एंड प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स यही हमारा ऑप्शन है, ये ठीक आंसर है। 50% प्रोटीन्स होती हैं, 50% राइबोसोमल RNA होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ उसने RNA लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि RNA की 3 टाइप्स होती है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे यही हमारा करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स नहीं, ये भी गलत है। DNA एंड प्रोटीन्स ये भी गलत है। RNA एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये भी गलत है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब हमें किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने याद किया हुआ कि राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है, तो आप लोग इसके आंसर को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, MCQ नंबर 4 को देखते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो है वो सबसे इब्तदाई फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब देखें राइबोसोम्स का आपको पता है कि काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, इसका काम प्रोटीन्स की तैयारी है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। लिपिड सिंथेसिस ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यही है इसका आंसर है, जबकि DNA सिंथेसिस इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो स्टूडेंट्स राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वो कहते हैं विच सेल ऑर्गेनाली इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, कौन से सेल की ऑर्गेनालीज है वो पैक करती है और मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स को। तो स्टूडेंट्स इसका सीधा सीधा सा आंसर आपके जहन में, अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, गोल्गी अपरेटस। क्योंकि हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन्स, ठीक है, आगे आती हैं गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, उनको पैक करके मॉडिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस भी नहीं है और इसका एक सही आंसर गोल्गी अपरेटस है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वो कहते हैं विच सेल ऑर्गेनाली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स।
कौन सी सेल की ऑर्गेनाली जो है वो सेल के अंदर मौजूद फालतू मादों को तोड़ने का काम करती है, तोड़ने की जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसके अंदर एक ही ऑर्गेनाली है जो तोड़ने का काम करती है, वो है लाइसोसोम। क्या है स्टूडेंट्स? लाइसो का मतलब होता है सेपरेटिंग, सोम कहते हैं बॉडी को, लाइसोसोम का मतलब भी तोड़ने वाली बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या है? लाइसोसोम। ये सेल के अंदर आप ये समझ लें कि सेल का सफाई का काम करती है, ठीक है, सेल की सफाई करती है, क्लीन करती है सेल को। जो इसका गोल्गी एपरेटस भी आंसर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, जबकि इसका सही आंसर क्या है? लाइसोसोम है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। अब स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है? स्टूडेंट्स इसके ऑप्शंस को देखें, साइटोस्केलेटन, यस यही वो चीज़ है जो कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। जिस तरह हमारी बॉडी की शेप को कौन मेंटेन करता है? हमारा स्केलेटन, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियों का एक ढांचा है वो हमारी शेप को मेंटेन करता है। इसी तरह सेल की शेप को कौन मेंटेन करता है? सेल का स्केलेटन, जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। स्टूडेंट्स जबकि न्यूक्लियस जो है इसका तो सेल शेप में कोई काम है ही नहीं, सेंट्रियोल्स का भी सेल की शेपिंग में कोई काम नहीं है, लाइसोसोम का भी सेल की शेपिंग में कोई काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी 7th MCQ तक। अगर आप लोगों को किसी भी MCQ में कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वो कौन सा खास हिस्सा इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर राइबोसोम असेंबली, राइबोसोम्स को जोड़ने के लिए, राइबोसोम्स को जोड़ने के लिए न्यूक्लियस का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म को देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होता है? क्रोमाटिन मौजूद होता है। स्टूडेंट्स अगर आप देखें न्यूक्लियोलस को तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यस, न्यूक्लियोलस ही वो चीज़ है जो कि सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स की असेंबली करती है, राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़कर क्या करती है? राइबोसोम्स बनाती है। जबकि स्टूडेंट्स क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन इसका आंसर नहीं है, और डी में भी उसने क्रोमाटिन दिया हुआ है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसका आंसर नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट हमसे क्या, वो कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स का अहम काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, पहला MCQ क्या है? न्यूक्लियर पोर्स, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सुराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हमें अभी न्यूक्लियर पोर्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। अब स्टूडेंट्स अब जैसे जैसे अब हम इसके फंक्शंस को हम देखते हैं और हमें पता चलता जाता है। रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं? हरगिज़ नहीं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर्स का काम बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल करते हैं पीएच ऑफ द सेल को? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस? नहीं। कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, इस ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियर पोर्ट्स का, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सुराखों का है, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स असेंबल होते हैं, वो असेंबल होकर कहाँ पे चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, नहीं न्यूक्लियर पोर्ट्स के जरिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स आए हम MCQ नंबर 10 देखते हैं, वो क्या कहता है? वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा जो है वो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है और सेल की तकसीम में मदद देता है? अब स्टूडेंट्स इसका सीधा सीधा सा आंसर हमारे जहन में सेंट्रियोल्स आ रहा है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अब एनिमल्स, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसका सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। प्लाज्मोडेस्माटा देखें, ये तो देखें एनिमल सेल में पाया ही नहीं जाता, फंक्शन तो बाद में देखें इसका। उसके बाद सेंट्रियोल्स देखें तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यही इसका आंसर है, ये एनिमल सेल्स में पाया भी जाता है और इसका सेल डिवीजन में एक रोल भी है, कैसे कि स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप वैक्यूल को देखें तो वैक्यूल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स इसके बाद MCQ नंबर 11 देखें, वो कहते हैं विच सब सेलुलर ऑर्गेनाली। अब सब सेलुलर ऑर्गेनाली से क्या मुराद है? सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी ऑर्गेनाली, सेल का छोटी ऑर्गेनाली प्लेज अ क्रूशियल रोल, एक अहम किरदार अदा करती है इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स कौन सी ऑर्गेनाली है जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है? स्टूडेंट्स आपको फ़ौरन से पता है कौन सी ऑर्गेनाली है वो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, गोल्गी एपरेटस का काम नहीं है, लाइसोसोम्स का काम नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं, वो कहते हैं इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप, एक मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर कौन सी सेल की जो किस्म है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे बात वो चेंज कर रहे हैं, अब ग्लूकोज की प्रोडक्शन, स्टूडेंट्स ग्लूकोज की प्रोडक्शन से क्या मुराद है? ये असल में वो बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस की। अब स्टूडेंट्स इसने थोड़े से MCQs को घुमा दिया है। अगर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो, मैंने आप लोगों को जब बताई थी तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, और एक ग्रीन पिगमेंट, इसका नाम स्टूडेंट्स क्या है? क्लोरोफिल, इसकी मौजूदगी में क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
अब स्टूडेंट असल में वो कहना चाह रहा है कि पौधे के अंदर, मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर वो कौन से सेल की खास किस्म है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है। तो इसको दूसरी ज़ुबान में कहना चाह रहा है कि कौन से किस्म के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जाइलम के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो पानी को लेके जाता है जो एपिडर्मल सेल्स है ये पत्तों की लाइनिंग को बनाती है, बाहर वाली लाइनिंग को बनाती है। फ्लोएम जो है खुराक को ट्रांसपोर्ट करती है, ये भी नहीं है स्टूडेंट। जबकि हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेसोफिल सेल्स हमने पढ़ा है, ग्रीन सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कसरत से पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 देखें, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं विच ऑर्गेनाली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। अब स्टूडेंट्स कौन सी ऑर्गेनाली है जो अपनी तादाद को खुद ब खुद डबल कर सकती है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था दो ही ऑर्गेनालीज हैं जो कि अपनी तादाद को डबल करने की सलाहियत रखती हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। फिर से रिपीट करें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट लिख लें इससे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना जिनके जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से ज़्यादा मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स का साइज़ भी छोटा होता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स का साइज़ भी छोटा होता है, और इनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से खुद ब खुद डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में से एक माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर बिलफर्ज क्लोरोप्लास्ट गिवन होता तो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन होना था बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, तो वो इसका करेक्ट आंसर होना था। लेकिन इस केस में जो है ना राइबोसोम्स है, ना लाइसोसोम है, ना गोल्गी अपरेटस, बल्कि इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी सतह जो है वो रफ इस वजह से होती है क्योंकि उसके ऊपर टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है और लाइसोसोम भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है और इनकी अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इनको बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है। आप लोगों ने चैप्टर को भी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एक्सरसाइज के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।